दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जब अंपायर के निष्पक्षता पर सवाल हो तो मैच खेलने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और लोकतंत्र में अंपायर की भूमिका जिसे संविधान के द्वारा दी गई हो, वो अंपायर यदि मैच फिक्सिंग के खेल का हिस्सा बनता हुआ नजर आए या हिस्सा बनाने की कोशिशों के दबाव में आता हुआ प्रतीत हो, तो उस परिस्थिति में चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जो देखा गया, वो अनिल मसीह का राष्ट्रीय संस्करण चंडीगढ़ से आगे निकलकर बिहार में अपनी भूमिका दिखाता हुआ दिखाई दे। तो उस परिस्थिति में आज जो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, तेजस्वी यादव के उस ऐलान को अब किसी धमकी के तौर पर नहीं, किसी चेतावनी के तौर पर नहीं, बल्कि उस तौर पर लिया जाना चाहिए जिसमें भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित कराने वाली व्यवस्था ही जब सवालों के घेरे में है, तो क्या उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बड़े खतरे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और उस खतरे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने के लिए बिहार से चुनाव बायकाट यानी चुनाव के बहिष्कार की घोषणा लाजमी तो नहीं हो जाती है। तेजस्वी यादव ने आज जो किया उसके बारे में यही कह सकते हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। लेकिन देर आए दुरुस्त आयत वाली बात भी यदि हम माने, तो आज एसआईआर के उस पूरे प्रोसेस का, जिसमें वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की बात कही जा रही है, विशेष सघन पुनरीक्षण की बात कही जा रही है, उसका आखिरी दिन खत्म होने में बस 24 घंटे बचे हैं। यूं कहे 24 घंटे से भी कम वक्त बचा हुआ है। उसके बाद 1 अगस्त को आपके सामने एक प्रोविजनल ड्राफ्ट आएगा। आज तक कहा जा रहा है कि 99% वोटर्स ने अपने डेटा जमा कर दिए, लेकिन वही अगर सोशल मीडिया साइट एक्स पर चले जाएं तो उस पर ईसीआई वीप का यानी भारत में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कराने वाली जो संवैधानिक संस्था है, उस संस्था का जो एक्स हैंडल है, उस एक्स हैंडल यानी ट्विटर हैंडल पर जो बातें कही जा रही है, उसके मुताबिक अब तक 21.6 लाख वोटर मृत पाए गए हैं। 31.5 लाख वोटर अस्थायी रूप से कहीं और पलायन कर गए हैं। 1 लाख वोटर का कहीं ट्रेस नहीं मिल रहा और 7 लाख वोटर इस आंकड़े के मुताबिक एक से ज्यादा जगह पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग 60 लाख 61 लाख के करीब वोटर के नाम वोटर लिस्ट से अभी ही हटा दिए जाएंगे। ये बात करीब करीब तय है। सवाल उठता है कि 11 डॉक्यूमेंट जो ज्ञानेश कुमार के आयोग ने नोटिफाई किए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुरूप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को नहीं माना, उसके बावजूद क्या जो लोग मृत हैं उनके घर से डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट किए गए? क्या डेथ सर्टिफिकेट उन लोगों ने दिया कि अमुक व्यक्ति मृत हो चुका है, या किसी जीवित व्यक्ति को ही मुर्दा मान लिया गया? जो अस्थायी रूप से बिहार से बाहर पलायन कर गए हैं, क्या उस पलायन के संबंध में कोई डॉक्यूमेंटेशन है आयोग के पास या उनके ईआरओ के पास या उनके बीएलओ के पास? क्या जो लोग 2 जगह पे जिनका नाम पाया गया है उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंटेशन है कि वही 2 व्यक्ति, वही एक व्यक्ति 2 जगह पर रजिस्टर्ड है? एक नाम कईयों के हो सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में नाम और पिता के नाम में भी समानता देखने को मिल सकती है। यह भी संभव है कि कुछ वोटर एक से ज्यादा जगह रजिस्टर्ड हो। लेकिन मूल सवाल दूसरा है। मूल सवाल यह है कि ये 60 लाख लोग जो हटाए गए हैं, जब इनके डेटा में या हटाए जा रहे हैं, इनके डेटा में ही जब बहुत बड़ा झोल है, तो फिर 1 तारीख को जो ड्राफ्ट आएगा, उस ड्राफ्ट में बिना डॉक्यूमेंट्स के तकरीबन आधे फॉर्म बताया जाता है कि जमा हुए हैं। अजीत अंजुम जी ने अपने चैनल पे दिखाया भी है कि आधे से ज्यादा फॉर्म तो बिना डॉक्यूमेंट्स के जमा हो रहे हैं। कई जगह बीएलओ खुद साइन कर रहे हैं। तो क्या ईआरओ के हाथ में तो बाजी नहीं चली जाएगी कि किसका नाम डॉक्यूमेंट के अभाव में काटना है और किसका नाम बनाए रखना है? इन्हीं सब सवालों के ऊपर आज महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, जिन्हें इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है, उन्होंने इलेक्शन बायकाट की स्थिति पर गंभीरता से विचार करने की बात कह दी। कहने का मतलब यह है कि यदि वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हुई, किसी भी जेन्युइन वोटर को हटाने की परिस्थितियां पैदा हुई, किसी खास समुदाय के वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, तो उस परिस्थिति में
विपक्ष इलेक्शन बायकॉट कर सकता है। जरा सोचिए, कांग्रेस पार्टी उस इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की राष्ट्रीय स्तर पर सदारत कर रही है। तेजस्वी यादव इलेक्शन बायकॉट करेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी करेगी, कम्युनिस्ट पार्टियां भी करेंगी, और कुछ और पार्टियां जो उस इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन में शामिल है वो सब इलेक्शन बायकॉट करेगी। अब इलेक्शन बायकॉट इस देश में संविधान बनाने में अपनी भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी करे तो निश्चित तौर पर मामला गंभीर हो जाता है। निश्चित तौर पर यह लगता है कि जिस पार्टी के शासनकाल में, जिस पार्टी के नीति नियंताओं ने अपने प्रभुत्व के दौर में भारत का संविधान बनवाया, अपने प्रभुत्व के दौर में अलग अलग संवैधानिक संस्थाएं बनाई, चाहे ऑडिटिंग की हो, चाहे चुनाव कराने के लिए हो, चाहे न्यायपालिका की हो, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी, वो पार्टी यदि बहिष्कार की स्थिति में जाए तो निश्चित तौर पर सवाल जो महाराष्ट्र में उठे थे, सवाल जो हरियाणा में उठे, वो सवाल अब बिहार पहुंचते पहुंचते सिर्फ सवाल नहीं रह गया, बल्कि लोकतंत्र की सफलता और असफलता के बीच में आकर खड़ा हो गया कि क्या वाकई भारत में लोकतंत्र चल रहा है या भारत के अंदर वही व्यवस्था लागू करने की कोशिश राज्य स्तर से शुरू की जा रही है जो व्यवस्था परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में अपने सैन्य शासन के दौर में डमी इलेक्शन के माध्यम से जफरुल्लाह खान जमाली जैसी डमी सरकारों को बनवा कर किया था। क्या वही व्यवस्था बिहार में थोपी जा रही है? यह सवाल बड़ा है, और यह सवाल एक ऐसे दौर में खड़ा हो गया है कि क्या लोकतंत्र में जहां अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने की बात होती है, विराट कोहली से लेकर तमाम फिल्मी सितारों तक को उसे प्रचार करवाया जाता है कि पहले जलपान फिर मतदान, यानी पहले जाकर वोट डालें, लेकिन वोट डालने में ये क्या, वोट डालने के लिए आयोग अपने द्वारा जारी किए गए एपिक कार्ड को भी नहीं मानेगा, वोटर आईडी कार्ड को भारत सरकार द्वारा जिसे पहचान के डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्यता दी गई है कि वो एक आइडेंटिटी कार्ड है, और चुनाव कराने के लिए आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत पड़ती है। उस आइडेंटिटी कार्ड यानी आधार कार्ड को मानने के लिए आयोग तैयार नहीं, ज्ञानेश कुमार तैयार नहीं है, और एसआईआर हो रहा है। तो सीधा मतलब है कि 28 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और उस सुनवाई के दरमियान जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, उस वक्त यदि इलेक्शन बायकॉट वाली परिस्थितियों को न्यायालय ने गंभीरता से गौर नहीं किया तो भारत के लोकतंत्र पर जो सवाल अभी उठ रहे हैं, जिस ढंग से संवैधानिक संस्थाओं पर लोग सवाल उठा रहे हैं, लोगों के बीच भारत की संस्थाओं की विश्वसनीयता घटती जा रही है, गवर्नमेंट के डेटा की विश्वसनीयता घटने की बात सुब्रमण्यम स्वामी पहले से कह रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव फिक्स तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। एक छोटा उदाहरण देता हूं। एक जमाने में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के बारे में कहा जाता था कि वो 11 खिलाड़ियों से नहीं 13 खिलाड़ियों से खेलती है, यानी 2 अंपायरों को माना जाता था कि वो निष्पक्ष नहीं है। और इसीलिए 1989 में जब भारत की क्रिकेट टीम लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान गई, इमरान खान की टीम थी, यहां से श्रीकांत की कप्तानी में टीम गई, उस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक नजीर था कि कोई अंपायर दोनों देशों में से किसी देश का नहीं होगा। 4 टेस्ट मैच की उस सीरीज को जॉन हैम्पशायर और जॉन होल्डर जैसे 2 न्यूट्रल अंपायरों ने कराया था। तो क्या भारत को उस संवैधानिक संस्था पर से जब भरोसा उठ चुका है, तो क्या बिहार चुनाव के लिए वैसे ही एक ऑब्जर्वर सुप्रीम कोर्ट को नियुक्त करना होगा जैसे खुद बीवी टंडन ने 2005 के चुनाव में एक रिटायर्ड अधिकारी केजे राव की बिहार में नियुक्ति की थी? तो क्या वोटर लिस्ट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को भी एक केजे राव जैसे किसी अधिकारी को या किसी रिटायर्ड जस्टिस को नियुक्त करना होगा, तब जाके ये मामला सुलझेगा? बिहार के चुनाव की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में, सवालों के घेरे में इसलिए भी है कि तमाम सर्वे में जिस नेता को आगे बताया जा रहा है, जिस नेता को सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री पद के लिए बताया जा रहा है, वो तेजस्वी यादव अब बिहार चुनाव बहिष्कार की बातें कर रहे हैं। और बिहार चुनाव बहिष्कार का मतलब क्या होगा? बिहार चुनाव बहिष्कार का मतलब यह होगा कि एनडीए को 243 में से 243 या 2-4 कम सीटों पर सीधी जीत मिल गई। जब मुख्य प्रतिद्वंदी ही मुकाबले से बाहर हो जाए, जरा सोचिए, वर्ल्ड कप फाइनल में यदि 2 टीमें पहुंच जाएं और एक टीम कहे कि नहीं मुझे अंपायर पे भरोसा नहीं है, मैच ही नहीं खेलेंगे, तो दूसरी टीम को सीधे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। कमोबेश वही स्थिति तो यहां नहीं बन रही है कि निर्दलीय या छोटे दलों के साथ आमने सामने के मुकाबले में एनडीए जाएगी और चुनाव में उसे
मतलब एक फिक्स गेम की तरह उसे विजेता घोषित किया जाएगा। यही तैयारी तो बिहार में नहीं हो रही है। मैंने अपने चैनल पर, इसी चैनल पर आप हमारी टाइमलाइन में जाकर देख सकते हैं, आज से 26 दिन पहले 29 जून को ही बता दिया था, वो थंबनेल भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 29 जून को ही मैंने बता दिया था कि विपक्ष के पास चुनाव बहिष्कार के सिवा हो सकता है कि कोई दूसरा विकल्प ना बचे, और आज उसी की पुष्टि होती हुई दिखाई दी है कि चुनाव बहिष्कार की बातें तेजस्वी यादव ने की है। कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ सहमति जताती दिखी है। तो नरेंद्र मोदी के अमृत काल में हजार वर्षों की जो लकीर खींची जा रही है, अमृत काल की बातें कही जा रही है 2022 से 2047 के बीच में, तो अमृत काल के बीच में क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था कि मुख्य विपक्षी प्रतिद्वंदी चुनाव से ही मैदान में हट जाए और चुनाव एक तरफा बना करके जीत लिया जाए और फिर कहा जाए कि चुनाव में प्रतिद्वंदी डर की वजह से भाग गया, हार के डर की वजह से भाग गया। आज भाजपा के नेता राजीव प्रताप रूडी कहीं ना कहीं ये प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिखाई भी दिए कि वो चुनाव में हार से डर रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। चुनाव में जब लड़ा जाता है तो एक गठबंधन की जीत होती है, एक की हार होती, और हार के डर की वजह से कोई व्यक्ति चुनाव का बहिष्कार नहीं करता, ये बात तय है। एसआईआर जब तक नहीं आया था तब तक चुनाव बहिष्कार की बातें नहीं हो रही थी, और तेजस्वी यादव और पूरे विपक्ष का यह कहना कि जब उसी वोटर लिस्ट के आधार पर 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो क्या वो लोकसभा चुनाव फर्जी था, और यदि वो लोकसभा चुनाव फर्जी था तो बिहार में जहां एसआईआर कराया जा रहा है, बिहार की 40 सीटों के लोकसभा निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट को रद्द कर देना चाहिए और उसे रद्द कर नए सिरे से विधानसभा चुनाव के साथ उस पर चुनाव कराने चाहिए। अगर वोटर लिस्ट ही फर्जी है, ज्ञानेश कुमार के पहले राजीव कुमार के आयोग द्वारा बनाई गई लिस्ट फर्जी है, तो ये तो और गंभीर सवाल है। और गंभीर सवाल इसलिए ही है क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार के रहते लोकसभा चुनाव हुआ और एनडीए की सरकार के रहते हुए ही विधानसभा चुनाव होगा। तो क्या अपनी ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, जो दिल्ली में बैठा हुआ आयोग जिस ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल चुनाव कार्यों के लिए करता है, क्या उस ब्यूरोक्रेसी पर भी एतबार नहीं रहा और अब नाम काटने छांटने की प्रक्रिया चल रही है। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर पहले से सवाल है, जनता दल यूनाइटेड के भविष्य को लेकर पहले से सवाल है, और भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, ये अब ढका छिपा नहीं है। खासकर उस परिस्थिति में बिहार की जरूरत गुजरात लॉबी को बड़ी शिद्दत से इसलिए भी है कि 240 में जो लोकसभा में पहुंचने के हालात पैदा हुए, उसे 272 तक पहुंचने के हालात अब तभी पैदा हो सकते हैं जब बिहार जैसे बड़े राज्य पर एक तरफा कब्जा किया जाए। तो क्या उस कब्जे के लिए वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ होगी? क्या उस कब्जे के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर एसआईआर जैसी परिस्थितियां पैदा की जाएगी? अब ये दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है, इस सवाल में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन जिस प्रकार की फुटेज बिहार से आ रही है, जिस प्रकार की परिस्थितियां और माहौल बिहार के गांव गांव में दिख रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि बिहार के अंदर लोगों का एतबार मौजूदा सिस्टम के ऊपर खत्म होता जा रहा है और लोगों के भीतर यह धारणा बनती जा रही है कि नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह से हर जायज नाजायज तरीका अपनाकर बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा कराना चाहते हैं, और इसके लिए वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करने की हद तक ये सिस्टम जा सकता है। अब सिस्टम वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की हद तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, यहां तो एसआईआर पूरा होने के पहले ही 60-61 लाख वोटर के नाम कटने के हालात पैदा हो गए। बिना डॉक्यूमेंट वाले फॉर्म यदि उसमें 1.5-2 करोड़ मिल गए, उनके साथ क्या होगा, किसको विचाराधीन मान करके अपने विवेक से वोटर लिस्ट में छोड़ दिया जाएगा, किसका नाम काट दिया जाएगा, ये ईआरओ के ऊपर जाके डिपेंड हो जाएगा। तो फिर ईआरओ ही इलेक्शन करा ले, ईआरओ खुद ही इलेक्शन लड़ ले, ईआरओ खुद ही एमएलए चुन लिया जाए, ईआरओ में से ही कोई खुद ही मुख्यमंत्री बन जाए। क्या जरूरत है नीतीश कुमार की, क्या जरूरत है तेजस्वी यादव की, क्या जरूरत है राजेश राम की, और क्या जरूरत है पगड़ी वाले सम्राट चौधरी की, अब पगड़ी नहीं पहनते हैं, या विजय सिन्हा की, क्या जरूरत रह गई है? और क्या जरूरत रह गई है 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले लोगों की, जब सब कुछ उसी सिस्टम से चलना चलाना है जहां वोटर भी अपनी मर्जी का, जनादेश भी अपनी मर्जी का, सरकार भी अपनी मर्जी की, और सब कुछ अपनी मर्जी का, तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब कहां रह जाता है? असहमति की आवाज को, जिसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती माना जाता है,
उसे दबाने के लिए पूरी प्रक्रिया को ही सवालिया निशान के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए, तो फिर इस लोकतंत्र को लोकतंत्र कहने से बेहतर होगा कि मौजूदा सिस्टम के अंतर्गत इस देश को मोदी तंत्र ही क्यों न डिक्लेयर कर दिया जाए, क्यों न मौजूदा समय में लोकतंत्र को मोदी तंत्र डिक्लेयर कर दिया जाए। एक जमाने में कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ का एक बयान चर्चित हुआ था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। उस बयान की काफी आलोचना हुई, होनी भी चाहिए थी। आज उस तरह के बयान नहीं दिए जा रहे, लेकिन उस बयान से ज्यादा विकट स्थिति में इस देश को ले जाने की पूरी तैयारी की गई है। दिक्कत यह है कि इस बार मामला बिहार में फंसा है और बिहार के लोग, भले ही बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम हो, भले ही बिहार में दूसरे पैरामीटर्स पर स्थितियां खराब हो, लेकिन जहां तक बात लोकतंत्र में भागीदारी की है, जहां तक बात राजनीतिक चेतना की है, जहां तक बात चुनाव के पूरे परिदृश्य की है, इलेक्टोरल सिस्टम की है, बिहार के लोग किसी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा पॉलिटिकली लिटरेट यानी राजनीतिक तौर पर साक्षर नजर आते हैं। यही बिहार की परिस्थितियां हैं। ऐसा लगता है कि मोदी का आयोग और मोदी का सिस्टम बिहार में आकर के उस सारे खेल से पर्दा उठवाने की बुनियाद खुद ही तो खड़ा नहीं कर रहा है, जो खेल हरियाणा और महाराष्ट्र में खेला गया। कहते हैं ना कि जब परिस्थितियों में जब कोई ज्यादा ढीठ हो जाता है तो हर जगह कोशिश करने लगता है कि कहां क्या किया जाए। राज्य की प्रकृति और प्रवृत्ति को मद्देनजर रखने की बजाय कि कहां के लोग खड़े हो सकते हैं, कहां के लोग रिएक्शनरी हो सकते हैं, कहां के लोग ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया के साथ सामने आ सकते हैं, इसका अंदाजा लगाए बिना लोग इस तरह की कोशिशें करते हैं। आप सबको याद होगा बंगाल के चुनाव प्रचार में दीदी ओ दीदी इस देश के एक नेता ने कहा था, और दीदी ओ दीदी कहना उस बंगाल में जहां नारी स्वतंत्रता की बातें, समाज सुधार की बातें देवेंद्र नाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर के जमाने से हो रही थी, उस बंगाल में दीदी ओ दीदी भारी पड़ गया था। लेकिन बिहार में तो दीदी ओ दीदी नहीं चल रहा, बिहार में सिस्टम ओ सिस्टम चल रहा है। और जब सिस्टम ओ सिस्टम चल रहा है तो सिस्टम की लड़ाई को सिस्टम के तरीके से लोकतंत्र पर हावी करने की जो कवायद है, उसकी नकेल तो फिलहाल बिहार की जनता की जागरूकता ने, विपक्षी दलों की मुस्तैदी ने तो कस दी है। और अगर चुनाव बहिष्कार की स्थितियां पैदा हो गई तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर जो भारत के लोकतंत्र की, मोदी सत्ता के इकबाल की, जो पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप ने खराब कर रखी है, अब पूरी दुनिया के अंदर वो खराब होने की स्थिति आ जाएगी। तब क्या होगा, भगवान ही मालिक है। तो देखते हैं अमृत काल में इसी तरह का सिस्टम जिसका भगवान ही मालिक हो, उसे देखने के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखिए। तेजस्वी यादव ने आज शंखनाद कर दिया है, आगे आगे देखिए क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।